Good morning, dear students. Today we discuss about electric flux. मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबने देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, डाइपोल क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का कॉम्बिनेशन भी देख लिया। हम देखने वाले आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझना है तो उसको धीरे धीरे समझते हैं कि सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसका सही मायने में हम जो बोलने वाले हैं बोलेंगे उसका मतलब। आप सबको पता है कि सबसे मेन चीज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे ज्यादा होगी वहां पे एक नई फिजिकल क्वांटिटी कि जिसकी इफेक्ट ज्यादा होने वाली है उसे बोलेंगे फाई। इसका मतलब बच्चों, ये जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ज्यादा होगी, जहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस बहुत नजदीक नजदीक होगी, पीक पोर्शन में होगी, वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल मैं दे रहा हूं फाई। तो आपको लगे सर वो कैसे, तो बच्चों ये समझ लो कि मेरे पास ऐसा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू। आपको डायग्राम पे से ही पता चलना चाहिए दोस्तों कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट क्यू। अब पहली बात के फ्लक्स किस पे डिपेंडेंट है सर, वो भी क्लियर हो गया। अब मैं ऐसा बोलता हूं बेटा कि ये फ्लक्स एरिया पे डिपेंड कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं एरिया भी बोल सकता हूं और दूसरा सरफेस एरिया भी बोल सकता हूं। यानी ये सोच के चलो कि आपने सेम इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है। फर्स्ट कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं था। अब मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट रख दिया। अब मैं क्या करने वाला हूं दोस्तों कि मैं दो सरफेस अलग अलग लेने वाला। ये एक मैंने छोटी सरफेस की बात कर दी और ये दूसरी मैंने बड़ी सरफेस की बात कर दी। क्या दोनों के अंदर फ्लक्स सेम होगा? नहीं दोस्तों। पता चला कि जो छोटी सरफेस है इसका फ्लक्स कम है। सेम साइड, इसको मैं पी बोल दूं, इसको मैं क्यू बोल दूं, तो आप देख सकते हो जिसका एरिया ज्यादा है उसका फ्लक्स ज्यादा है, उसमें से इलेक्ट्रिक लाइन ज्यादा पास हो रही है। यानी दूसरी बात पता चली है। देखो, टेक्निकली बात है, डायरेक्टली मैं फॉर्मूला नहीं रटाऊंगा, क्यों आया वो भी समझाना है मेरे को। और तीसरी बात, आप सब समझ लो बच्चों कि मैंने ये सरफेस को ऐसे रखा, मैं सरफेस की दो अलग अलग पोजीशन कंसिडर कर रहा हूं और मैंने सरफेस को ऐसा रखा। आप सबको पता है कि सरफेस को रखेंगे, सरफेस के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है उसे बोलते हैं एरियल वेक्टर, यानी उसका क्षेत्रीय। यहां से हमें पता चलेगा कि उसका क्षेत्रफल कैसा है, उसका एरिया कैसा। बिल्कुल सेम स्टाइल से ये हो गया उसका एरियल वेक्टर। अब बच्चों इसको बहुत डीप में और बहुत शांत मन से समझो कि सर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को तो सेम डायरेक्शन में रखा है। बच्चों ध्यान से देखना, मैं देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज नहीं कर रहा, एरिया भी चेंज नहीं कर रहा। तो बात अब ऐसी आ रही कि सर कोई तीसरी चीज यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है। बच्चों ये देख के पता चलता है कि ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ये हमारी एरिया की डायरेक्शन। इसका मतलब बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर का सिंबल बच्चों आपको याद रखना होगा 90 डिग्री। यानी हमारे पास बच्चों तीसरी चीज आ गई, फाई प्रपोर्शनल टू। बच्चों यहां पे क्या हुआ पता है, यहां पे हमारा फ्लक्स जीरो मिला। इसका मतलब यहां पे कोई एंगल काम कर रहा है, जबकि यहां पे ढूंढने गए तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों की डायरेक्शन सेम थी, तो यहां पे फ्लक्स मैक्सिमम मिला। इसका मतलब जब थीटा जीरो होगा यानी बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट मींस वी कंसीडर दैट फ्लक्स इज मैक्सिमम। दैट मींस थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव। बच्चों इन तीनों को मैं कंबाइन करता हूं तब जाके मेरे माइंड में कंसेप्ट क्लियर हुआ कि फाई प्रोपोर्शनल टू ई एस कॉस, यानी फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस। बच्चों याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू न्यूमेरिकल शॉर्टकट्स के लिए ये फॉर्मूला पक्का कर लो। फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस या फिर ई डॉट ए।
ए अगेन आई रिपीट, ए को भी आप एरिया बोल सकते हो, एस को भी आप सरफेस एरिया बोल सकते हो। तो ये हो गया फ्लक्स का फॉर्मूला। अब आपको लगे सर ये फॉर्मूला से हम क्या ढूंढ सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आप सब जानते हो सर, इसका यूनिट पता है न्यूटन पर कूलम और इसका यूनिट मीटर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक बात हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। दूसरी बात, इसका दूसरा यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर और एरिया का मीटर स्क्वायर। एक मीटर कट कर दो बच्चों तो दूसरा मिल गया वोल्ट इंटू मीटर। बोलो मेरे पास ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना, क्या क्या चाहिए, तीन चीज चाहिए, वो सारी चीज क्लियर हो गई। एंगल, एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारी चीज को मैंने क्लियर कर दिया। बच्चों मैंने अगर आपको ऐसा बोला कि मेरे पास कोई छोटा सा एरिया है, उसको मैं डेल्टा ए भी लिख सकता हूँ या डेल्टा एस भी लिख सकता हूँ, स्मॉल एरिया, तो भी हमें फ्लक्स ऐसे मिल जाएगा। डायग्राम पे से आपको पता चलता है ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन और ये रही आपकी इसकी लाइन, यानी बोथ आर पैरेलल। तो चलो बच्चों फटाफट, फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस कॉस जीरो। मेरे प्यारे बच्चों कॉस जीरो यानी 1, यानी ई इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एस, यानी बच्चों ये मैक्सिमम मिला। तो आपके माइंड में पक्का कर दो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब मिलेगा, जब एरियल वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर पैरेलल, सेम डायरेक्शन में होंगे, तब ये मिलेगा। तो मैंने तीन पॉसिबिलिटी सोची, एक पैरेलल कंसेप्ट, दूसरा परपेंडिकुलर कंसेप्ट और तीसरा एंगुलर कंसेप्ट। तो आप देख सकते हो कि तीनों को देखने के बाद आपके माइंड में आ गया कि सर ये रहा मैक्सिमम, सर ये रहा जीरो, और ये जैसे जैसे एंगल चेंज होगा वैसे वैसे फ्लक्स चेंज होगा। जैसे कि मैं ये बोल दूं कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है, यानी बच्चों पाई बाय 3 है, तो क्या करेंगे, तो फ्लक्स पाई इज इक्वल टू ई ए। बच्चों cos 60 यानी 1/2, तो मेरा फ्लक्स आ गया ई ए बाय ए। तो मेरे पास ये चीज परफेक्टली समझ में आ गई। यस सर, जैसे एंगल बदलेगा वैसे फ्लक्स बदलेगा। अब बात आ रही है इसके अंदर चार्ज। देखो यहाँ पे मैंने कोई चार्ज नहीं रखा, यानी ये बात हो रही है चार्ज के रिगार्डिंग। पहले तीन चीज आ गई, मैं ऐसा भी बोल दूं कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। सर वो कैसे, ई प्रोपोर्शनल टू चार्ज। सर वो कैसे, तो ई इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। सो चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जहां पे चार्ज नहीं होगा वहां पे फ्लक्स नहीं होगा। बच्चों आप देख सकते हो कि अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां जाएगी, आउटसाइड, आउटसाइड जाएगी। इसका मतलब Q ग्रेटर देन जीरो, तो फ्लक्स ग्रेटर देन जीरो। चार्ज पॉजिटिव होगा तो फ्लक्स भी पॉजिटिव होगा। बिल्कुल वही तरीके से उल्टा बोलो, आपके माइंड में आ गया कि सर नेगेटिव चार्ज है तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आएगी तो फ्लक्स भी नेगेटिव होगा। मजा आ गया सर, चार्ज के रिगार्डिंग हमें बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। अब उसकी डेफिनेशन, यूनिट, एमएलटी, उसके बारे में अब सबको पता है, मैंने पहले ही बोल दिया था उसका यूनिट कौन सा। बच्चों यहाँ पे पाई को याद करो, ई डॉट एस है, यानी डॉट प्रोडक्शन है, तो उससे मिलने वाली फिजिकल क्वांटिटी जो फ्लक्स है वो स्केलर है। प्लीज याद रखना, फ्लक्स की डायरेक्शन नहीं होती। रिपीट बच्चों, फ्लक्स की डायरेक्शन नहीं होती। The definition of electric flux associated with area and is the areal integration। यानी बच्चों अब मेरे को इसका इंटीग्रेशन सोचना पड़ेगा। तो ये रहा मेरे सामने उसका फॉर्मूला। कोई मेरा प्यारा दोस्त बोले कि सर मैं तो एरिया मतलब ए जानता हूं, तो ये लो दोस्त आपके लिए ये भी हो गया। अब आपका दोनों फॉर्मूला भी रेडी और उसकी डेफिनेशन भी रेडी। तो प्लीज बच्चों ये डेफिनेशन को पक्का कर दो। आपको
मेरे लिए MLT क्या होगा वो ढूंढ के लाना है। ओके, ध्यान रखना, फ्लक्स का MLT आपको ढूंढना है। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ बच्चों बात हो रही है कि सर गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स associated with any closed surface equal to the ratio of net charge, net charge यानी सिग्मा क्यू, enclosed by the epsilon naught। सर ऐसा आपको बोलना है, कैसे प्रूव करोगे? ये है गॉस लॉ, यानी गॉस नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसको डिफाइन किया था। तो मैं बोल दूं ये रहा आपके सामने डायग्राम। देखो प्यारे बच्चों, ये मैंने चार्ज रख दिया। चार्ज रखने के बाद आप जैसे ही डायग्राम को देखोगे बच्चों, ये मेरा सरफेस एरिया, क्योंकि ये 3D इफेक्ट है, पूरा एक गोला है, क्लियर है? उसकी ये वाली सरफेस को आप कंसीडर करो। इलेक्ट्रिक फील्ड सर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, और इसका भी ये आउटसाइड, तो हमारा फ्लक्स का काम हो गया। फ्लक्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट ds। बच्चों ध्यान से देखना, ई ds cos 0 हो जाएगा। रिपीट, क्योंकि बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, तो ई, दोस्तों मैं ds का इंटीग्रेशन करूंगा, ई वैसा का वैसा, ds का मतलब 4 पाई r²। बात यहां खत्म होनी चाहिए, पर हमें चार्ज में जाना है, तो हम एरिया को कुछ नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के लिए आप क्या लेके आए थे? KQ/r²। तो r² कट, माय फाइनली फॉर्मूला KQ इंटू 4 पाई। बच्चों अब K को याद करो, कैसे लिखते थे? K मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये रहा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और ये 4 पाई, 4 पाई कट हो गया। बच्चों मेरा आंसर आ गया। सर ये फ्लक्स का मैं दूसरा फॉर्मूला लेके आया, जो गॉस ने बोल दिया यहां पे फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज। ये रेडियस पे डिपेंडेड नहीं है, वो चार्ज पे डिपेंडेड। अगर यहाँ पे 2q चार्ज होता तो मेरा यहाँ पे फॉर्मूला आता 2q/ε0। जितना चार्ज ज्यादा होता उतना फ्लक्स ज्यादा होता, पर यहाँ पे फ्लक्स बच्चों रेडियस पे डिपेंडेंट नहीं है। माइंड में पक्का कर दो, एमसीक्यू में बच्चों को पूछते, याद रखना फ्लक्स इज नॉट डिपेंड ऑन द रेडियस। अब इसके साथ ये डायग्राम क्या बोलते बच्चों, मैं अगर डायरेक्टली लिखना चालू करूं तो फ्लक्स फाई मतलब नीचे एप्सिलॉन लिख दिया, कितने चार्ज है Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। आप समझ गए होंगे कि टोटल चार्ज यानी सबको लिखना पड़ेगा, पर मेरी ये बात गलत है। पता चला कि जब फाइनली आंसर लाना है, मैंने सिर्फ Q2 Q4 एंड Q5 को ही कंसीडर किया। क्यों ऐसा? क्यों कि सर आपने इनको ही कंसीडर किया? उसका रीजन है बच्चों, ये जो मैंने सरफेस बनाई है उसे बोलेंगे गॉसियन सरफेस। क्या बोलेंगे? गॉसियन सरफेस। आपको सिर्फ नेट चार्ज का मतलब यही चार्ज कंसीडर करना है जो गॉसियन सरफेस के अंदर है। रिपीट बच्चों, जो गॉसियन सरफेस के अंदर है, ये आउटसाइड वाले चार्ज कंसीडर नहीं होंगे, इसलिए मैं Q1 और Q3 को कंसीडर नहीं करूंगा। बच्चों आपको लगे सर एक और हो जाए, सपोज मैंने यहां पे लिख दिया 10 माइक्रोकूलम, ये मैंने लिख दिया 20 माइक्रोकूलम, और ये मैंने लिख दिया -25 माइक्रोकूलम। तो मैं यहां पे मैंने लिख दिया -5 माइक्रोकूलम। चलो अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करना चालू करूंगा ना दोस्तों, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? फ्लक्स मतलब नीचे तो एप्सिलॉन लिख दिया, ये हुआ 20 25 तो -5, यानी सबका एडिशन 10 प्लस 20 माइनस 25, इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये गॉसियन सरफेस से बाहर है। तो आपका आया 5/ε0, ये हो गया माइक्रो।
अब बच्चों माइक्रो नहीं लिखना तो 10⁻⁻⁶, तो 5 इंटू 10⁻⁻⁶। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप सब जानते हो 8.85 इंटू 10⁻⁻12। मेरे प्यारे बच्चों का कैलकुलेशन कर दो और आपके सामने ये आंसर आना चाहिए। ओके, तो देखो ये छोटी छोटी चीजें, गॉसियन सरफेस से हमें कंसीडर करना है, चार्ज को कैसे कंसीडर करना है। बच्चों दूसरी बात, मैंने ऊपर वाले को पॉजिटिव और नीचे वाले को नेगेटिव ऐसा नहीं रखा, यानी ऊपर पॉजिटिव ऐसा नेगेटिव नहीं होता, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव नहीं होता। चार्ज कोई भी जगह होना चाहिए, पर कहां होना चाहिए? इनसाइड द सरफेस। डन, तो ये भी क्लियर, मजा आ गया। तो अब इसके साथ एक छोटी सी बात कि मैंने आपके सामने एक सिलेंडर रख दिया है बच्चों, अब इसकी 1 2 3 सरफेस। तो अगर मैं टोटल फ्लक्स लिखना चाहूं तो φ1 φ2 एंड φ3, ये तीनों सरफेस को कंसीडर करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये मेरा दोस्तों फ्लक्स 1 हुआ, ई S1 cos 180। सर ये 180 क्यों लिखा? दोस्तों देख सकते हो बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। थीटा 180 यानी पाई, यानी बच्चों cos पाई क्या होता है? -1, यानी ये मेरा आया दोस्तों -1। सर पहली सरफेस डन, यानी ये हो गया मेरा डन। दूसरी सरफेस इसकी बात कर, चलो दूसरी सरफेस की बात करो दोस्तों, तो ये आ गया φ2। इसके लिए ई, सर दोनों की डायरेक्शन सेम, यानी S2 cos 0, cos 0 यानी 1 हो जाएगा, यानी ई S2। बच्चों दोनों की सरफेस सेम है, S1 एंड S2 बोथ आर इक्वल, तो लेट्स कंसीडर S, यानी 2 मैंने निकाल दिया। ये सर मजा आ गया, इसका भी मिल गया, इसका भी मिल गया, ऊपर वाले का, यानी इसका देखना है। तो ये मेरा S3 हुआ बच्चों, और ये मेरा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए मैं अगर φ3 लिख रहा हूं तो E S3 cos 90, both are perpendicular to each other, so finally we are getting flux is 0. So let's consider total, यानी ये आ गया -ES, ये आ गया +ES, ये हो गया 0। तो दोस्तों मेरा टोटल फ्लक्स 0 आ गया। ऐसी कोई भी क्लोज सरफेस होगी तो मेरा टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। दोस्तों ऐसे ही मैं आपको फ्लक्स के साथ उसकी 3 अच्छी एप्लीकेशन नेक्स्ट वीडियो में देने वाला, ध्यान से देख लो और पक्का कर दो दोस्तों। बेहतरीन कंसेप्ट जिसे बोलते हैं गॉसियन सरफेस, या फिर उसकी छोटी छोटी बातें, गॉसियन सरफेस को कैसे कंसीडर किया जाता है, देख लो और पक्का कर दो।